कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान की बात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है दोस्तों। सर्दियां आ रही हैं और हवा में थोड़ी ठंडक आ गई है और सुबह शाम तो अच्छे से हमें ठंडी लगती है। और ऐसे में हम कैसे अपना ध्यान रखें कि हम स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, सारे काम अच्छे से करते रहें। उसके पीछे कुंजी क्या है, उसका रहस्य क्या है, राज क्या है? क्यों अमित, क्या लगता है आपको? बिल्कुल नीलम, हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि कार्यक्रम किसान की बात जैसे शुरू हुआ है तो नीलम मदान आज हैं रेडियो पर, जो अपने श्रोताओं से लगातार बात कर रही हैं। और आते ही केवल एक ही उद्देश्य है, मन में एक ही भाव कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में अपने श्रोताओं को हम ऐसी जानकारी दे पाएं कि वो हर समय खुश रहें, खिलखिलाते रहें और आगे देश को तरक्की के मार्ग पर अग्रसर करते रहें। बिल्कुल सही बात है। मैं जानती हूँ दोस्तों अमित को क्या शिकायत है कि मैंने अपना नाम नहीं बताया और अमित का नाम भी नहीं बताया। तो मैं हूँ आपके साथ नीलम मदान और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया और आप सब हमारे साथ हैं। इससे अच्छी क्या बात है। तो हम बात कर रहे थे सर्दियों की और आज हम बात करने वाले हैं शुरुआत में सुपर फूड की। सुपर फूड क्या है अमित? क्योंकि शहरों में बड़ा प्रचलित है ये सुपर फूड, मतलब लोग इसके लिए दीवाने होते हैं, खोजते हैं कहाँ पर मिलेगा, गूगल में खोजेंगे, कहीं और पता करेंगे कि हम लोग क्या तंदुरुस्त रहें, सबकी ये चाह है। और सुपर फूड वास्तव में अगर हम कहें तो हमारे गांव के लोग, शहर के लोग, हमारे जो माता पिता, दादा दादी तो हमेशा से ही खाते आए थे और तभी तो तंदुरुस्त रहते थे। इतने मेहनत वाले काम करते थे, खेतों में हल चलाना, खेत जोतना और इतने बड़े बड़े काम करना आसान तो नहीं है ना। और वो सुपर फूड है अमित, हमारा मोटा अनाज। जी हाँ, आपका इशारा हमारे श्रोता भी समझ रहे थे और बिल्कुल सभी बातें साफ साफ स्पष्ट हो रही थी कि हाँ। आज मोटे अनाज के विषय में हमें जागरूक तो होना ही है और साथ साथ हम जब अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम क्यों ना कुछ ऐसा चुने खाने में कि हम डॉक्टर को इतने पैसे ना दें जितना हम जा रहे हैं आजकल। हम अपनी बीमारियों से सुरक्षित रहें, इन बीमारियों का कोई मतलब ना हो। तो इसके लिए हमें चुनना पड़ेगा जो हमारा खाना है, जो हमारा भोज्य है, जो भोजन है वो सही हो, सुपाच्य हो और हमें ऊर्जा देता रहे, पौष्टिकता से भरा हो और हम नित्य प्रतिदिन अग्रसर होते रहे। बिल्कुल सही बात है भाई। हम बात करें कि मक्के की रोटी और सरसों का साग, भाई इसका तो नाम लेते ही मुंह में स्वाद आ जाता है ना। और फिर बाजरे की रोटी है, साथ में गुड़ हो, शक्कर हो, घी हो और जो है ये इतने सारे मोटे अनाज और रागी है, सब में भरपूर प्रोटीन है, कैल्शियम है, लौह तत्व है और कितनी सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे वो खुद मजबूत होते हैं ना, कम पानी में, कम देखभाल में बढ़िया से पैदावार देते हैं, वैसे वो खाने वाले को भी बना देते हैं। बिल्कुल, है ना। और तभी तो देखो कितने सारे जो हमारे लोकगीत हैं, हमारी लोक संस्कृति है, उनमें उनके नाम से गाने भी बने हुए हैं। कितने सारे लोकगीत हैं हमारे,
अब बाजरा कहे मैं बड़ा अलबेला, 2 मूसल मैं लड़ूं अकेला, है ना। तो बिल्कुल आपने पहुंचा दिया वहीं जो मन में है ना, कि जो ग्रामीण तत्वाधान जब आता है ना समक्ष, तो मन में यही प्रश्न उठता है कि हम गांव में रहते हुए इतनी बीमारियां नहीं होती हैं जितनी कि आज और अन्य क्षेत्रों में रह करके हो रही हैं। उसका कारण भी आपने पहले बता दिया कि जो ग्रामीण स्तर पे खान पान है वो वास्तव में मोटे अनाज को इसी रूप में प्रयोग करते हैं कि जिससे वो स्वस्थ रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। साथियों, जब हम स्वस्थ रहेंगे, जब देश स्वस्थ रहेगा, तो दूसरी ओर हम बढ़ जाएंगे उद्योग की ओर, कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हमारा उद्योग है, वो बहुत अच्छा चले। और इसी के विषय में जागरूकता देता है जो मेले का आयोजन होता है, जिसे हम ट्रेड फेयर बोलते हैं, जो कि अभी भी लगा हुआ है। बिल्कुल, हम इसके बारे में भी जरूर बात करेंगे। और वहां पर भी आप जाएंगे तो आप देखिएगा कि जो मोटे अनाज से बने हुए स्नैक्स हैं जी, जो लोग शहरों में ज्यादा पसंद करते हैं, या टाइम की कमी की वजह से हम मोटे अनाज को परंपरागत तरीके से नहीं पका सकते हैं, है ना। तो बड़े सारे जैसे बाजरे की कुकीज हैं, बिस्किट हैं, और जो कॉर्न है, मक्का है, उससे तो बने हुए हजारों उत्पाद हम इस्तेमाल कर भी रहे हैं। और आप नए उत्पाद भी वहां आपको देखने को मिलेंगे। और इसी तरह से रागी से बने हुए भी कई उत्पाद है। रागी से केवल रोटी नहीं, रागी से बड़ी सारी चीजें, बाजरे से कई चीजें घर में भी आप नए जो वो आप पकवान हैं वो आप उनसे बना सकते हैं और अपने भोजन में उसे जरूर शामिल करें। इसको भोजन में शामिल करने का मतलब है अपनी तंदुरुस्ती, समाज की तंदुरुस्ती और देश की अर्थव्यवस्था की भी तंदुरुस्ती। बिल्कुल नीलम, आपने सही कहा। लेकिन हम यहाँ आवश्यकता है कि हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि यदि आज हम जागरूक होना चाहते हैं, अपने छोटे बच्चों को, अपने इस देश की नन्ही मुन्नी फुलवारी को कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कैसे जागरूकता बढ़ सकती है, तो इसी के लिए बात ट्रेड फेयर 2022 की जैसे हम कर रहे हैं। तो साथियों, आप इसमें घूमें, अपने बच्चों को लेकर के जाएं, ताकि वो सीख सकें कि देश कहां से उठा और आज किस दिशा में अग्रणी है, यहां तक कि विश्व की अग्रणी पंक्ति में शामिल होने के लिए हम तैयार हैं। इसी कामना के साथ कि बिल्कुल कार्यक्रम किसान की बात भी भाई सफल हो, इसका उद्देश्य सफल हो, इसीलिए हम दिन प्रतिदिन नए एक कायास लगाते हैं, प्रयास लगाते हैं अपने किसानों के दिल तक पहुंचने के लिए। जी, अब मैं जैसा बात कर रही हूँ तो मैं ही उत्साहित हो रही हूँ, है ना, जाने के लिए। और मुझे यकीन है जो भी सुन रहे होंगे वो भी ट्रेड फेयर जाने के लिए उत्साहित होंगे। और हम इस विषय में अभी थोड़ी बात और भी करेंगे कि क्या क्या आप वहां देख सकते हैं, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो मगर अभी जो रबी की फसलें हैं हमारी, उनमें जो एक अनुमान है कि खरपतवार की वजह से उनकी जो पैदावार है उसमें 35 से 40% तक का नुकसान होता है, कमी आती है। बिल्कुल सही कहा। तो एक बड़ी समस्या है खरपतवार। एक ऐसे बिन बुलाए मेहमान हैं जो चट कर जाते हैं फसलों के पोषण को। तो बहुत जरूरी है उन खरपतवारों का, उन अवांछित मेहमानों का निपटान करना, है ना, उस समस्या से सुलझना। और आज जो हमारा विषय है कि रबी की फसलों में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, और इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजवीर शर्मा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली। और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। किसान भाइयों नमस्कार। इस समय आप रबी फसलों की बिजाई में लगे होंगे और कुछ किसान भाई बिजाई कर भी चुके हैं, और जिनके खेत खाली नहीं थे वो खेत की तैयारी करके बिजाई कर रहे हैं। लेकिन रबी फसलों की आप बिजाई करते हैं और उसके बाद उसमें अच्छा बीज डालते हैं, अच्छा उर्वरक डालते हैं, कृषि क्रियाएं करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपको उत्पादन ठीक से नहीं मिलता। इसके लिए उसमें कई कारक काम करते हैं, जैसे अनचाहे मेहमान आ जाते हैं जिनको हम खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार जो आ जाते हैं तो वो खेत में जगह नहीं लेते, जगह के साथ साथ आप जो उसमें उर्वरक प्रयोग करते हैं, सिंचाई के लिए पानी देते हैं, उसका भी वो शोषण करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण पे किस तरीके से किया जाए। इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर राजवीर शर्मा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई इस मौसम में या रबी के सीजन में बिजाई कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, तो उनमें इस समय कौन कौन से खरपतवार उगते हैं जिनकी वो रोकथाम कर सकते हैं?
बिल्कुल शिवनंदन जी, बिल्कुल सही बात कही। मैं किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं। और रबी मौसम में जैसे सबसे मुख्य फसल है गेहूं की। जी। गेहूं की इस समय बिजाई चल रही है। कुछ लोगों ने बिजाई कर भी दी होगी और कुछ करने वाले होंगे। इसके अलावा जो है दूसरी फसल है सरसों है और रबी मौसम की कई फसलें हैं। इस मौसम में जो है कई किसान भाई मक्का भी लगाते हैं, आलू भी लगाते हैं, प्याज भी लगाते हैं। तो ये मुख्य रबी मौसम की फसलें हैं। और किसान भाइयों को मैं, जैसे शिवनंदन जी आपने भी बताया कि बीज अच्छा लेने से ही उत्पादन नहीं मिलेगा जी। बीज को समय से उसकी बिजाई करनी पड़ेगी, लाइन से लाइन की दूरी अच्छी रखनी पड़ेगी जो रिकमेंडेड है, और जो है समय बहुत उचित होता है स्वयं करते समय। और उसके साथ साथ खरपतवार की बात आपने की, बिन बुलाए मेहमान हैं जी। आ जाते हैं, उनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उनको हम का प्रबंधन कर सकते हैं जी। उनको हम कुछ समय के लिए दवाइयों के माध्यम से या दूसरी यांत्रिक क्रियाओं से हम उनको रोक सकते हैं। उनका जर्मिनेशन जो है थोड़ा देर कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल जो है जल्दी जम जाती है और वो उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाती है। ये पौधे जो फसल के पौधे हैं और खरपतवारों के पौधे हैं, इनमें एक कंपटीशन चलता है जिसमें अधिकांश हमने देखा है कि खरपतवारों के पौधे जल्दी से जीत जाते हैं। तो इसलिए उनको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। उसके लिए रबी मौसम में जैसे मैंने गेहूं की बात की और जो है दूसरी फसलों की बात की, गेहूं रबी मौसम की सबसे मुख्य फसल है। गेहूं की फसल किसान भाई दो तरीके से लगाते हैं। मैं ये सब चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दवाई का जो है एक तरीका होता है जी। जो किसान भाई गेहूं की फसल जो है सूखे में लगाते हैं, पानी से देने से पहले सूखे में बोइंग करते हैं, तो उसमें तुरंत सोइंग करने के बाद उनको पानी देना पड़ता है जिससे जमाव गेहूं का अच्छा हो जाए। उस स्थिति में किसान भाई जो खरपतवार निकलते हैं, घास जाति के खरपतवार होते हैं, जैसे गुल्ली डंडा है, जंगली चई है, दूब है, ये घास जाति के मुख्य खरपतवार रबी के मौसम में फसलों में उगते हैं। दूसरी प्रकार के खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, जिसमें बथुआ देखते हैं। बथुआ तो सब्जी में भी यूज होता है। खरबथुआ है, कृष्ण नील है, हिरणखुरी है, और आपका मालवा बर्फी जो कचरे जैसा खरपतवार है, जंगली पालक है। तो ये सब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है। तीसरी प्रकार का खरपतवार जो है मोथा जाति के होते हैं, जिसमें मोथा आता है। जिसमें मोथा हालांकि रबी मौसम में कम आता है, लेकिन ये तीन प्रकार के मुख्य खरपतवार जो हैं रबी मौसम की फसलों में पाए जाते हैं। ये जो आपने खरपतवार बताए, तो क्या बिजाई जब हम करते हैं और जिस समय हमारी गेहूं की फसल ऊपर उगती है उसके साथ ही उगाते हैं? हाँ, ये देखिए, जैसे मैंने गेहूं किसान भाई सूखी बोते हैं तो उनको अगले दिन पानी लगाना पड़ता है, तो उस समय वो गेहूं की फसल के साथ तुरंत उगेंगे। लेकिन जो किसान भाई पलेवा दे के गेहूं लगाते हैं तो उनका जो है पहला पानी जो है 21 से 25 दिन बाद लगता है। बुआई के गेहूं की बुआई के 21 से 25 दिन पर एक पहला पानी लगता है। पानी लगाने के 8-10 दिन बाद जो है खरपतवारों का जो है प्रकोप पैदा होता है खेत के अंदर। तो ये दो स्थिति है गेहूं की। सूखे में बोएंगे, पानी देंगे तो तुरंत आप एक दवाई डालेंगे पेंडीमिथ्रिन, उसकी 1 किलो मात्रा लेंगे और प्रति हेक्टर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर जो है गेहूं की बिजाई के पानी लगाने के 1 या 2 दिन बाद जो है आप उसमें छिड़काव करते हैं। दूसरी स्थिति जो मैंने गेहूं की है, गेहूं पलेवा देके जब किसान भाई बोएंगे तो उसमें क्या है, तो 21 से 25 दिन पर जो है या 30 दिन पर जो है किसान भाई पानी लगाते हैं। जब तक पानी नहीं लगाएंगे तब तक खेत में खरपतवार नहीं निकलते हैं, लेकिन जैसे पानी लगाएंगे तो खरपतवार आते हैं। तो उस स्थिति में किसान भाई एक दवाई आती है सल्फर सल्फ्रोन, उसकी 25 ग्राम मात्रा लें और प्रति हेक्टर 2.5 किलो के लिए जो है 350 से 400 लीटर पानी में घोल बना करके जो है जब गेहूं की फसल 25 दिन की हो जाए या 30 दिन की हो जाए या पानी पहला लगाने के 10 दिन बाद जो है आप उसका छिड़काव करने से काफी खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि दवा द्वारा खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है, क्या कोई ऐसी भी विधि है जिसमें दवा का प्रयोग न करना पड़े? देखिए, दवा का प्रयोग वैसे किसान भाइयों को कम से कम करना चाहिए जी। उसका दुष्प्रभाव फसल पे भी पड़ता है और जमीन पे भी पड़ता है। तो किसान भाई जब भी गेहूं की फसल लगाएं या कोई भी फसल लगाएं, चाहे रबी मौसम में लगाएं चाहे खरीफ मौसम में लगाएं, आप पहले खेत जब खाली होता है तो उसमें 1-2 बारी पानी दे करके खरपतवारों का जो बीज होता है
ऊपरी सतह पे, मिट्टी की ऊपरी सतह पे खरपतवारों का बीज सबसे ज्यादा होता है। और जैसा ही खाली खेत है उसमें पानी लगा दीजिए, 10 दिन आप इंतजार कीजिए, उसके बाद खरपतवार उग जाएंगे और उनसे ट्रैक्टर से मार दीजिए। उससे क्या होता है कि खरपतवारों को बीज जो मिट्टी में होता है वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा, और जब आप फसल बोएंगे तो फसल में खरपतवारों का प्रकोप काफी कम होगा। ये एक विधि है जिसको साल्ट सेटबेड टेक्निक हम अंग्रेजी भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं। तो इस तरीके से आप खरपतवार नियंत्रण, कम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं बिना रसायनों के। दूसरी बात, किसान भाइयों को पता है निराई गुड़ाई से भी खरपतवार नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उसमें तुलनात्मक थोड़ा खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन किसान भाई अगर रसायन का प्रयोग करें और थोड़ा सा यांत्रिक विधि या हैंड वीडिंग से या खुरपी के द्वारा दोनों तरह को मिलाएंगे तो उसमें उनको, किसान भाइयों को फायदा भी होगा और खरपतवार नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं, और रसायनों का दुष्प्रभाव भी मिट्टी पे कम पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, कुछ हमारे किसान भाई गेहूं के साथ सरसों की लाइन लगा देते हैं, गेहूं के साथ मटर की बिजाई करते हैं, उस स्थिति में क्या करें? ये तो बहुत जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, और बहुत से लोग ऐसा करते हैं। उस स्थिति में हमको ऐसी दवाई का प्रयोग करना है जो दोनों फसलों के लिए सेफ हो, जो दोनों फसलों में सिफारिश की जाती है। जैसे आपने गेहूं के साथ सरसों लगाई जी, तो उस समय आप गेहूं के बिजाई करने के बाद और सरसों की बिजाई करने के तुरंत बाद जो है एक दवाई डालेंगे, पेंडीमिथ्रिन। पेंडीमिथ्रिन दवाई से ना तो गेहूं पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और ना ही आपका सरसों पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। न अगर कई किसान भाई जो है गेहूं के साथ चना भी लगाते हैं, इंटरक्रॉपिंग जिसको बोलते हैं जी, उस स्थिति में हमको ऐसी दवाई प्रयोग करनी है दोनों फसलों के लिए नुकसानदेह ना हो। तो इसके लिए मैंने बताई पेंडीमिथ्रिन दवाई का चुनाव कर सकते। दवा को प्रयोग करने का सही समय क्या होता है, किस समय प्रयोग करें? हाँ, देखिए जैसे गेहूं की फसल है, उसके अंदर अगर गेहूं की अकेली फसल है उसमें आपको खरपतवारों का, अगर खरपतवार उग गए हैं तो वो सबसे ज्यादा नुकसान आपकी फसल की अवधि जो है, जो स्थिति है 25 से 50 दिन के अंदर अगर खरपतवार रह गए गेहूं की फसल में, अकेली गेहूं की फसल में, तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते। तो किसान भाइयों को मैं ये कहूंगा, अगर 25 से 50 दिन तक गेहूं की फसल को आप खरपतवारों से मुक्त रखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा लाभ खरपतवारों के नियंत्रण से होगा। ये हर फसल के लिए अलग अलग है। जैसे आलू की बात करते हैं जी, आलू जो है 3 महीने की फसल होती है लगभग, तो आलू की फसल में आप जो है 15 दिन, जैसे आलू का जमा होता है 15 दिन से 35 दिन तक जो है खरपतवारों से आलू को मुक्त रखना बहुत जरूरी है। एक दवाई आती है मेट्रीविजिन, मेट्रीविजिन दवाई है, 200 ग्राम उसकी मात्रा लें। जब प्रति हेक्टेयर की बात करता हूं तो किसान भाई 2.5 किलो की बात समझें, 2.5 एकड़, तो उसमें 500 लीटर पानी का घोल बनाकर मेट्रीविजन नामक दवाई का छिड़काव जो है, आलू लगाया है आपने तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। दवा छिड़कने का तरीका भी होता है कि किस तरीके से करें जिससे वो ज्यादा प्रभावी हो। हाँ, देखिए किसान भाई कई बार कहते हैं कि भाई हमने दवाई भी ठीक प्रयोग करी, समय पे डाली, लेकिन जो रिजल्ट हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो उसके लिए जैसे कभी कभी क्या होता है कि हवा तेज चल रही होती है, किसान भाई छिड़काव करने लग जाते हैं, उससे दवाई जो है ढंग से खरपतवारों पर नहीं गिर पाती है। एक दूसरी फसल है बराबर के खेत में, दूसरे किसान की, वो दूसरी फसल है और दूसरा हर्बिसाइड आप डाल रहे हैं, रसायन डाल रहे हैं, तो हवा तेज है तो वो दवाई जो है दूसरे के खेत में भी जा सकती है, वहां भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो कहने का मतलब ये है, जब मौसम शांत हो, हवा ना चल रही हो और थोड़ी सी धूप हो, और जो है जैसे रबी की मौसम में सर्दी होती है, रात को ओस पड़ जाती है फसलों के ऊपर, तो जब ओस पड़ी हो तो उस समय दवाई का छिड़काव ना करें, क्योंकि खरपतवारों के पौधों के अंदर दवाई नहीं पहुंचेगी तो खरपतवार नहीं मरेंगे। तो ये सब विशेष ध्यान रखना है। और दवाई की मात्रा, देखिए दवाई अच्छे स्रोत से लेनी चाहिए, अच्छी दुकान से लेनी चाहिए, ऑथराइज डीलर से लेनी चाहिए, अच्छी कंपनी की लेनी चाहिए, उसकी मात्रा बराबर होनी चाहिए, समय का छिड़काव ठीक होना चाहिए, और जो आदमी छिड़काव करता है उसको भी ध्यान से जो है छिड़काव करना है। किसी खेत में तो तेज गति से स्प्रे करेगा और किसी खेत में धीरे स्प्रे करेगा, धीरे गति से, तो दोनों में समान रूप से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, इसमें क्या कोई जो हमारा स्प्रेयर है, हाँ, स्प्रेयर जिससे छिड़काव करते हैं, क्या उसकी भी भूमिका रहती है? बिल्कुल उसकी भूमिका रखती है। आप कितने प्रेशर का नोजल है, फ्लैट फैन नोजल है या ब्लड जेट नोजल है, हर्बिसाइड खरपतवारों के लिए उनके लिए फ्लैट फैन नोजल ही ज्यादातर यूज होता है। और दूसरी बात, जब आप
जब दवाई का घोल बनाएं तो जब छिड़काव स्प्रेयर के द्वारा करते हैं तो स्प्रेयर में अच्छी तरह दवाई का मिश्रण करके ही छिड़काव करें। अच्छी तरह दवाई को मिला करके डंडे से या किसी रोड से दवाई पहले बाल्टी में मिलाएं और फिर स्प्रे मशीन में डालें, जिससे दवाई अच्छी तरह पानी के साथ घुल जाती है। तो डॉक्टर साहब, दवा कोई भी हो, चाहे जिस तरीके से अगर आप फसलों पर छिड़काव करते हैं खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, और दवा जब उसको प्रयोग करते हैं वो चाहे कीड़े मकोड़े हों उनके लिए हानिकारक होती है, तो जो छिड़काव कर रहा है उसके लिए कोई नुकसान न हो तो उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बताया, रसायन है और ये जहरीली प्रवृत्ति के होते हैं जी। इनका जब प्रकार है, इनका जो आचरण है वो जहरीला होता है। अगर आदमी को अनजाने में उसके शरीर पे गिर गया या उसके जो है बॉडी पे गिर गया या कोई भी उसके साथ कांटेक्ट में आ गया, कोई भी जानवर भी आ गया, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती। तो इसलिए इन जहरीले रसायनों का जब प्रयोग करें तो किसान भाई जो भी स्प्रे करता है वो अपने आंखों पे चश्मे लगाए, मुंह पे मास्क पहने, पूरी बॉडी को कवर करके दवाई का छिड़काव करें। और दवाई का छिड़काव जो है अपने सामने ना करें, पीछे की तरफ, पीछे घूमते समय उस दवाई का छिड़काव करें, जिससे दवाई का आप उनके किसान भाई के शरीर पे उसको ना गिर सके। और दूसरी बात, जब दवाई छिड़की जाए उस दौरान किसान भाई कोई भी किसी तरह का सेवन ना करें, कोई धूम्रपान ना करें, जिससे उसके शरीर के अंदर कोई दवाई ना जाए। और दवाई छिड़काव करने के बाद खाली डिब्बे जो होते हैं रसायनों के, उनको इधर उधर ना फेंकें, जमीन में गाड़ दें या जला दें, और स्प्रे मशीन को और अपने आप को खूब अच्छी तरह से धो करके तब आप कार्य को शेष करें। तो डॉक्टर साहब, दवाई छिड़कते समय क्या मौसम का भी कुछ प्रभाव पड़ता है? हाँ, मैंने अभी बताया कि जैसे हवा तेज है तो उसके दौरान आपको दवाई नहीं छिड़कनी है। दूसरी बात, अगर बारिश 1 घंटे पहले हुई है तब भी दवाई छिड़काव नहीं करना है। और बारिश होने की संभावना बनी हुई है और लगता है कि 1-2 घंटे में बारिश हो जाएगी, तो भी किसान भाइयों को दवाई का छिड़काव नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपने दवाई छिड़क दी और 1 घंटे में बारिश होगी तो सारी की सारी दवाई पेड़ों पे जो पड़ी है, जो खरपतवारों को मारेगी, वो सारी धुल जाएगी और खेत के एक कोने में इकट्ठी हो जाएगी। उससे क्या होगा, ना तो खरपतवार मरेंगे और आपका नुकसान हो गया, और खेत के अंदर एक जगह वो दवाई जमा हो जाएगी, जिससे मिट्टी के ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई दवा का प्रयोग करते हैं खेतों में और कहते हैं कि उसका फायदा नहीं हुआ। जो दवा खरीदते हैं उस समय क्या सावधानी रखें जिससे उनका पैसा जो लगता है इस पे खर्च होता है तो उसका नुकसान ना हो? देखिए, सबसे पहले किसान भाइयों को जो फसल है उसके अनुसार दवाई का चुनाव करना है। उसके अनुसार दवाई कौन सी गिरती है वो खरीदनी है। कहाँ से खरीदनी है? ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं। आज मैं बताऊं, एक दवाई का एग्जांपल बताता हूं किसान भाइयों को। पेंडिमिथिलिन दवाई है। पेंडिमिथिलिन दवाई अगर आप बाजार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तो कम से कम 10 नामों से बिकती है और 10 कंपनियां बनाती हैं। सबकी कीमत एक जैसी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसान भाइयों को अच्छी कंपनी की जो है, अच्छी ब्रांड की दवाई को परचेज करना चाहिए और उसका बिल लेना चाहिए। उस तरीके से जो है किसान भाई अच्छी दवाई का प्रयोग करेंगे तो खरपतवार का नियंत्रण आसानी से होगा। और विश्वास की दुकान से लेना चाहिए। हाँ, विश्वास की दुकान का मतलब ये है ऑथराइज्ड डीलर जी। आप उससे बिल लीजिए और उससे जो है बिल पे जो है पूरा डिटेल दवाई का लिखवाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई गेहूं की फसल लगाते हैं या रबी फसलों में जो भी फसलें इस समय लगाई हुई हैं, उसमें किस तरीके से खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों को भी नमस्कार। और जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि ट्रेड फेयर की बात करें हम, है ना, कि और हम बता रहे थे कि ट्रेड फेयर में क्या इस बार है कुछ नया नया और क्या क्या आप देख सकते हैं, इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। और ये जो ट्रेड फेयर है, सबसे पहले तो अमित मैं बताना चाहूँगी अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, कि ये शुरू हुआ था 14 नवंबर से और ये 27 नवंबर तक चलेगा। और समय इसका है शाम के 7:30 बजे तक, 10:30 से लेकर 7:30 बजे तक शाम के। और इसमें आप जा सकते हैं और इसमें जो हमारे 29 राज्य हैं और संघ शासित क्षेत्र हैं वो सभी हिस्सा ले रहे हैं।
और ख़ास बात यह है कि लद्दाख इसमें पहली बार शामिल हो रहा है, यानी कि लद्दाख की जो संस्कृति है, लद्दाख के जो उत्पाद हैं, चाहे वो कृषि के मामले में है, चाहे उनकी जो भी व्यवसाय है, जिस तरह की उनका रहन सहन है, वेशभूषा है, उसका भी आप अच्छे से इस जाएंगे अगर आप, तो आपको देखने को मिलेगा। कितने जो हमारे 29 राज्य हैं वो अपने आप में बहुत खास होते हैं, अमित, है ना? बिल्कुल, आपका इशारा है कि ट्रेड फेयर यानी कि भारत दर्शन, आप जो भी भाई हम सभी राज्यों के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में जानना चाहते हैं, बच्चों की उत्सुकता, उनके प्रश्नों के उत्तर, उनकी ललायित जो आशाएं हैं, उनकी जो एक आकर्षण है, सब कुछ आपको मिलेगा ट्रेड फेयर में। अवश्य ही जाना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश का भविष्य है, जो नन्ही नन्ही फुलवारियां हैं, जो घूमते हैं बच्चे, जो उनकी आशाएं हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें पूरी होती नजर आती हैं इस मेले में। जी, और ये भी बताना चाहूंगी कि जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का वहाँ पर पैवेलियन है, और वहाँ पर आप कृषि से जुड़ी जो नवीनतम जानकारी है, नई प्रौद्योगिकियां हैं, नई विधियां हैं, नई तरीके हैं, सुधरे तरीके हैं, उन सब के बारे में जान सकते हैं। और कृषि क्षेत्र में जो हमारा सूचना तंत्र है वो किस तरह मजबूत हो रहा है, बीज से लेकर आप कैसे विपणन तक के इस पूरी श्रृंखला को कैसे जोड़ा गया है, वो तमाम कड़ियां आप वहां पर देख सकते हैं। कैसे आप अपने उत्पाद को बाजार तक ले जा सकते हैं और कैसे उसमें नई नई गुणवत्ता हम हासिल कर सकते हैं, कैसे अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, क्या नई चीजें कृषि क्षेत्र में आई हैं, इन सब की जानकारी आपको पैवेलियन में मिलेगी। बिल्कुल, यानी कि आपका इशारा है कि जो अनुसंधान अब तक लेबोरेटरीज में होते रहे हैं, उनको यदि हम साक्षात अपनी आंखों से देखना चाहें तो उसका दर्शन भी हमें ट्रेड फेयर में होगा, और अपनाने का उत्साह भी आएगा कि हाँ, हम भी अपना सकते हैं। अगर इसे अपनाकर हम सशक्त बन सकते हैं, प्रगतिशील बन सकते हैं, और यही तो है उद्देश्य हमारे कार्यक्रम किसान की बात का। जी हाँ, और जब हम देखेंगे सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, तो निश्चित रूप से मन का उत्साह चरम पे होगा, और भारत को हमें एक ऐसा लगेगा कि हम जिस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, ये वही दिशा है जो हमें निश्चित रूप से शिखर की ओर अग्रसर कर रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ हम चाहते हैं अपने मित्रों से अनुमति, सभी मित्रों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।